जब भी अपने बच्चे को दूध पिलाती तो मेरा देवर सर पर आकर खड़ा हो जाता। मुझे उस वक्त बहुत शर्म आती, लेकिन मैं देवर को कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि मेरा और मेरे बेटे का खर्चा देवर ही चला रहा था। देवर दिखने में तो काफ़ी हैंडसम था, परंतु रिश्ते की वजह से मैं हमेशा पीछे हट जाती। एक रात घर पर कोई भी नहीं था, तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि तभी अचानक देवर मेरे कमरे में आया और वे कहने लगा कि आज मेरा कुछ पीने का मन हो रहा है। मैं उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। मैं भी यही सब चाहती थी। फिर देवर ने लाइट बंद करके जो मेरे साथ किया वे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी, जब घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी थी। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। कोई भी मुझे देखा होता तो मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाता। मेरे पापा को हमेशा मेरी बड़ी चिंता रहती थी कि कहीं मैं किसी लड़के के साथ भाग ना जाऊं। इसी वजह से उन्होंने वक्त रहते ही मेरी जल्द से जल्द शादी तय कर दी। मेरी शादी अमन के साथ तय की गई थी। ये रिश्ता मेरे दूर के रिश्तेदार ने लगाया था। माँ बाप के कहने के मुताबिक मैंने भी उस रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। शादी से पहले मेरी और अमन की फ़ोन पर ही बातें हुई थी। अमन बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। वे दिखने में इतना हैंडसम तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जो मेरी किस्मत में लिखा था मैं उसमें बहुत खुश थी। मेरे घर में मेरी एक छोटी भी बहन रहती थी। माँ बाप अक्सर चाहते थे कि मेरी शादी के बाद जल्द से जल्द मेरी छोटी बहन की भी शादी करवा दी जाए। इसी वजह से मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अमन के परिवार और मेरे परिवार ने मिलकर शादी का दिन फाइनल भी कर दिया। फिर इसी तरह मेरी शादी तय हो गई। फिर एक हफ्ते बाद मेरी शादी का दिन था। मैंने सोचा था कि शादी करके मैं अपने पति के साथ ज़िंदगी की हर खुशी खुशी जीऊँगी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर है। आज मेरी शादी का दिन था। पूरा घर फूलों और लाइटों से सज गया था। घर पर पूरी रौनक लगी हुई थी। माँ बाप आज मेरी शादी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी हो रही थी। पता नहीं अमन और उसके परिवार वाले कैसे होंगे, क्योंकि अमन से तो मेरी एक ही बार बात हुई थी। फिर मैंने अपने मन को ये कहकर टाल दिया कि जो होगा मेरे लिए अच्छे के लिए ही होगा। फिर बड़ी ही धूमधाम से मेरी शादी हो गई। शादी करके मैं अपने ससुराल विदा हो गई। ससुराल में मेरी एक सास और मेरा पति और उनके एक छोटे भाई रहते थे। जब मैंने अपने ससुराल में कदम रखा तो मेरी सास और मेरे देवर ने खूब अच्छे से हमारा स्वागत किया। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनको अक्सर काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाना पड़ता था। सुहागरात की रात मेरे दिल में कई अरमान थे। हर लड़की की तरह शादी को लेकर जो सपने थे वे आज पूरे होने वाले थे। जब मैं कमरे में दाखिल होने वाली थी तो मेरी सास ने मेरे हाथ में एक गिलास का दूध भी दिया और कहा, ये शगुन होता है, जब पति कमरे में आए तो तुम वे दोनों मिलकर पी लेना। मैं सास की बातों का मतलब अच्छे से समझ गई थी। मैंने भी शर्माते हुए हाँ में सर हिला दिया और कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में जब दाखिल हुई तो पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। मैंने दूध को साइड टेबल पर रखा और बिस्तर पर आकर बैठ गई। आज मुझे अंदर से बहुत घबराहट महसूस हो रही थी। मैं कैसे क्या करूँगी, मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मीली टाइप की थी। फिर चुपचाप मैंने एक बड़ा सा घूंघट करके बिस्तर पर बैठ गई और अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार करने लगी। जब पति कमरे में आए तो उन्हें देखकर मेरी धड़कनें बढ़ने लगी और मेरे माथे से पसीने छूटने लगे। अमन जब धीरे से मेरे करीब आकर बैठे तो उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, तुम आज बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही हो। तुम बिल्कुल डरो मत। आज मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। तुम्हारी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आने दूंगा। जब अमन ये सब बातें बोल रहे थे तो मैं बड़े ही प्यार से उनकी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में मुझे अपने लिए बेपनाह प्यार नज़र आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे धीरे से अपनी बाहों में लिया और फिर लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करते ही वे धीरे से मेरे करीब होने लगे, इतने करीब जिसे मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। आज के
की रात मेरे लिए बड़ी ही प्यारी भरी गुजरने वाली थी। मैं इस वक्त को कभी खोना नहीं चाहती थी। फिर मैंने लंबे समय तक एक दूसरे को खूब प्यार लुटाया। सुबह जब हुई तो कमरे का दरवाज़ा खटखटाने पर मेरी आंख खुली। देखा कमरे के बाहर सास खड़ी थी। वे कहने लगी, माही बेटी, सुबह हो गई है, उठ जाओ। ये सुनते ही मैं तुरंत बिस्तर से उठी और जाकर दरवाज़ा खोला। सास ने फिर शर्माते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी नीचे आ जाओ, मुंह दिखाई की रस्म करनी है। सास के जाने के बाद मैं तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अपने पति अमन को उठाने लगी, लेकिन शायद आज उनका उठने का बिल्कुल मन नहीं था। वे तो उल्टा मुझे ही अपनी बाहों में भरने लगे, कहने लगे, थोड़ी देर और सो जाओ। मैंने कहा, नहीं नहीं माँ जी, अभी आई थी, उन्होंने कहा है मुंह दिखाई की रस्म है और हम दोनों को तैयार होकर वहाँ बैठना है। लेकिन अमन तो मेरी कोई भी बात नहीं सुन रहे थे। आज उनका मूड थोड़ा रोमांटिक लग रहा था। उन्होंने तो उल्टा ही मुझे बेड पर लिटा दिया और फिर एक बार हमने फिर से खूब प्यार किया। उसके बाद मैं तुरंत नहाने के लिए चली गई और नहाकर एक अच्छी सी खूबसूरत साड़ी पहन ली। अमन भी नहाकर रेडी हो चुके थे। फिर हम दोनों ने एक साथ हॉल में आए। नीचे आकर देखा तो सब मेहमान हमारा ही इंतज़ार कर रहे थे। कुछ नाश्ता करने के बाद हमने तुरंत मुंह दिखाई की रस्म शुरू कर दी। मुंह दिखाई की रस्म में जो भी औरत मुझे देख रही थी वे मेरी खूब तारीफ़ें कर रही थी। मुंह दिखाई की रस्म के दौरान मैंने देखा कि मेरा जो देवर था वे मुझे बड़े ही अजीब नज़रों से देख रहा था। शायद मैं उसे पहली बार देख रही थी, इसी वजह से मैं थोड़ी गलतफहमी हो रही थी, इसी वजह से मैंने नज़रअंदाज कर दिया। आज का दिन मेरे लिए बड़ा ही बिजी रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी। जो मैंने सपने सजाए थे अब सारे पूरे हो चुके थे। मैं सोचती थी कि मेरी खुशियों को कहीं किसी की नज़र ना लग जाए, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि शायद मेरी खुशियों को मेरी ही नज़र लग जाएगी, क्योंकि शादी के पूरे 1 महीने बाद अमन काम के सिलसिले से दूसरे शहर गए थे। ये दिन मेरी ज़िंदगी का बड़ा ही भयानक दिन गुजरने वाला था, जब मुझे ये खबर मिली कि अमन रोड एक्सीडेंट में मर गए थे। ये खबर सुनते ही मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं अपने पूरे होश खो बैठी थी। मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि अमन के साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। अमन अक्सर मुझसे कहा करते थे कि मैं 7 जन्मों तक ये रिश्ता निभाऊंगा, तो इतनी जल्दी भी मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकते थे। लेकिन शाम तक जब मैंने बॉडी को अपने सामने देखा तो मेरे जिस्म के पूरे टुकड़े हो गए। ये वक्त मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक भरा था। सास भी अपने बेटे के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। फिर इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया, जब एक दिन घर पर मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए आई। जब मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपने माँ बाप से मिलने के लिए कदम बढ़ाने लगी तो बस उस वक्त मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मैं उठी तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। डॉक्टर मुझे देखकर कहने लगे, आज से आपको अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि अब आप माँ बनने वाली हैं। ये खबर सुनते ही सर पर फिर से एक पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि एक तरफ मैं खुश होती तो दूसरी तरफ मुझे ये दुख होता कि मेरे आने वाले बच्चे के सर पर उसके बाप का साया नहीं है। मम्मी पापा उदास लग रहे थे, लेकिन मेरी सास बहुत खुश थी। मेरी सास कहने लगी कि मेरे बेटे की ये आखिरी निशानी है, तो तुम अपना और अपने बच्चे को अच्छे से ख्याल रखो। फिर मुझे हॉस्पिटल से जब घर लाया तो मेरा फिर से घर पर बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। इतने दिनों के बाद सास के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे मैं देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। लेकिन इससे बड़ा धमाका तो तब होने वाला था जब मेरे माँ बाप ने मुझे बताया कि वे मुझे लेने के लिए आए हैं। मेरे माँ बाप कहने लगे कि तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो और तुम्हारी उम्र बाकी है, हम तुम्हारी फिर से शादी करवा देंगे और तुम ये बच्चा भी गिरवा दो। बच्चा गिरवाने की बात सुनते ही मेरी सास तो तुरंत गुस्सा होने लगी। वे कहने लगी कि मेरे बेटे की आखिरी निशानी है, प्लीज़ इसे मत गिराओ। फिर मेरे अंदर भी एक ममता जाग उठी है। मैं भी अपने माँ बाप से कहा कि माँ, मैं इस घर को छोड़कर अब कहीं नहीं जाऊँगी।
मेरी ज़िंदगी में अमन नहीं रहे, लेकिन मैं इस बच्चे को पालूंगी। ये सुनते ही मेरे माँ बाप मुझ पर गुस्सा होने लगे। कहने लगे कि तू अभी छोटी है, तुझे अभी इस दुनिया की समझ नहीं है। एक अकेली औरत के लिए इतने छोटे बच्चे को पालना बड़ा ही मुश्किल होता है, और उसका खर्चा वे सब कैसे अकेली करेगी। तो ये सुनते ही मेरी सास ने कहा कि आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। जब ये बच्चा जन्म दे देगी तो उसके बाद मैं इसकी शादी अपने छोटे बेटे राहुल के साथ करवा दूंगी। जब सास ने ये बात कही तो मैं चुपचाप अपनी सास की बात को ध्यान से सुन रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर ले आएगी, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था। जब सास ने ये बात कही तो मेरे माँ बाप ये बात सुनकर संतुष्ट हो गए। वे कहने लगे कि ठीक है, अगर उसकी शादी आपके बेटे राहुल से हो जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे माँ बाप ने मुझे सीने से लगाया और मुझे आशीर्वाद देकर वे घर से चले गए। मैं भी चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में अमन को याद करने लगी कि आज अगर वे जिंदा होते तो अपने बच्चे की खबर सुनकर कितना खुश होते। लेकिन किस्मत में ऐसा कुछ लिखा था, ये हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मुझे अपने बच्चे की खातिर जीना पड़ेगा। यही सोचकर मैंने अगले दिन से अपने आप के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। मैं अच्छा खाना पीना खाती और एक्सरसाइज करती। अब घर का खर्चा मेरे देवर ही चला रहा था। मेरा देवर एक अच्छी कंपनी में काम करता था, उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी थी। मेरे देवर से ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती क्योंकि वे हमेशा अपने काम में बिजी रहता। मैं अपने मन में सोचती थी क्या ये मुझसे कभी शादी भी करेगा या नहीं, इसको तो जवाब मुझे आखिर में ही मिलना था। सास अब दिन रात मेरी सेवा करती, मुझे घर का कोई भी कामकाज करने को नहीं देती। फिर इसी तरह पूरे 9 महीने गुजर गए और अब मेरी डिलीवरी का दिन भी आ गया था। फिर मैंने एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बच्चे को देखकर मेरी सास की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने आस पड़ोस में खूब मिठाई बांटी और जब मुझे हॉस्पिटल से घर लाया गया तो सास ने मेरा स्वागत में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। मेरे और मेरे बेटे का खूब अच्छे से स्वागत किया। बेटे की पैदाइश में मेरे माँ बाप भी मुझसे मिलने के लिए मेरे ससुराल आए थे, तो मेरे बेटे के लिए वे काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने और कपड़े भी लेकर आए थे, जिन्हें देखकर मैं बहुत ही खुश थी। मैं सोचती थी कि अगर आज शायद अमन जिंदा होते तो वे भी अपने बेटे के लिए इसी तरह कपड़े और खिलौने लेकर आते। यही सोचकर मेरी आंखों से फिर से आंसू गिरने लगे। मेरे माँ बाप ने मेरी सास से कहा कि आपके कहने के अनुसार अब आपको अपने छोटे बेटे की शादी मेरी बेटी से करवा देनी चाहिए। ये सुनकर मेरी सास ने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं सब कुछ सोच के रखी हूँ। मैं जल्द से जल्द ही इन दोनों की शादी करवा दूंगी। फिर यूं ही दिन गुजरते गए। मुझे भी अब चिंता सताने लगी कि राहुल इस शादी से इनकार ना कर दे, क्योंकि मैंने कभी उसके मुंह से शादी की बात भी नहीं सुनी थी। अगर वे शादी से पीछे हट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, कौन मेरे बच्चे को अपना नाम देगा। ये सोचकर अब मुझे बहुत ही ज़्यादा चिंता सता रही थी कि फिर एक रात जब मैं पानी पीने के लिए उठी तो मैंने देखा कि सास के कमरे से किसी के बोलने की आवाज़ आ रही थी। जब मैं कमरे के नज़दीक जाकर कान लगाकर सुना तो सास राहुल को मुझसे शादी करने के लिए कह रही थी, लेकिन वे शादी करने से इनकार कर रहा था। वे कहने लगा कि वे तो मुझे भाभी मानता है और वे कैसे मुझसे शादी कर सकता है, लेकिन सास उसे शादी करने के लिए मजबूर कर रही थी। वे कहने लगा अगर तुम भी उसे नहीं अपनाओगे तो वे मेरे अमन की आखिरी निशानी को लेकर चली जाएगी। मैंने उसके माँ बाप को जुबान दे रखी है कि मैं तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। फिर मेरी सास कहने लगी कि बेटा तुम मान जाओ, क्योंकि अमन के बेटे को भी उसके पिता का नाम मिल जाएगा। क्या तुम नहीं चाहते अमन की आत्मा को शांति मिले। लेकिन शायद राहुल की तरफ से मुझे कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वे शायद चुप था। ये सुनकर मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ वापस चली आई। अब मैं अंदर ही अंदर बहुत रो रही थी। मुझे अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मेरी ज़िंदगी में हमेशा परेशानियां ही लिखी हुई थी। मैंने शादी को लेकर क्या क्या ख्वाब देखे थे, लेकिन वे सारे ख्वाब पूरे होने से पहले ही टूट चुके थे। अब मैं अपने बेटे को लेकर कहाँ जाऊँगी, कौन मुझे और मेरे बेटे को अपनाएगा।
आएगा। रात भर रोते रोते कब मुझे नींद लग गई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला। जब सुबह उठकर कमरे से बाहर गई तो देखा पूरे घर को फूलों से सजाया गया था। जब मैंने माँ जी से पूछा कि वे मुझे कहने लगी कि आज तुम्हारी और राहुल की शादी है, ये सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि रात को जो मैंने सुना था वे क्या था, इतनी जल्दी राहुल शादी के लिए मान गया। लेकिन मैंने अपनी सास से कोई भी सवाल नहीं किया। वे मुझे कहने लगी, ये शादी का जोड़ा पकड़ो और जाकर तुम भी तैयार हो जाओ। शादी का जोड़ा देखकर मुझे अमन की याद आने लगी थी। काश वे आज हमारे बीच होते, लेकिन किस्मत को अब कौन टाल सकता है। आज मैं दूसरी बार शादी का जोड़ा पहनने जा रही थी। ये जोड़ा पहनकर अपनी किस्मत पर मुझे गुस्सा आ रहा था। तैयार होकर जब मैं कमरे से बाहर निकली तो सास ने मुझे मंडप पर बैठा दिया। मंडप पर जब मैंने राहुल को देखा तो उसके चेहरे पर बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी। चुपचाप वे सर झुकाए बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसने ये शादी मजबूरी में से तो याद आया कि मैं भी तो ये शादी मजबूरी में ही कर रही हूँ। फिर बड़ी ही सादगी के साथ मेरी और राहुल की शादी हो गई। फिर हम दोनों ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। सास ने मुझे जब राहुल के कमरे में भेजा तो मुझे बहुत ही घबराहट हो रही थी। पता नहीं आज राहुल का मूड कैसा होगा, यही सोचकर मुझे बहुत चिंता सता रही थी। आज की रात मेरे लिए बड़ी ही भयानक जाने वाली थी। मैं चुपचाप जाकर बेड पर बैठ गई, लेकिन राहुल अभी तक कमरे में नहीं आया था। इंतज़ार करते करते कब रात के 2 बज गए मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर आधे घंटे बाद राहुल कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे जगता हुआ देखकर वे कुछ कहने लगा था, लेकिन वे कुछ भी नहीं बोला। मैंने भी उससे कोई बात नहीं की, क्योंकि मुझे भी बहुत उलझन हो रही थी। हमारे बीच का रिश्ता जो था आज वे बदल गया था। आज हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन हम दोनों में पति पत्नी वाली बात बिल्कुल भी नहीं थी। राहुल चुपचाप जाकर बिस्तर से तकिया उठाया और बालकनी में जाकर लेट गया। राहुल के इस तरह के व्यवहार से मुझे बेरुखी महसूस हो रही थी। फिर मैं चुपचाप उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो राहुल मुझसे पहले ही कमरे से जा चुका था। मैं मानती हूँ इस रिश्ते को अपनाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन इस तरीके से बात ना करने से तो कोई हल नहीं निकलने वाला था। सुबह उठते ही सास ने मेरे बेटे को पकड़ा दिया और कहा, रात भर तो ये आराम से सोया था, लेकिन सुबह उठते ही ये रोने लगा है। मैंने कहा कि शायद इसे भूख लग रही होगी। मैंने तुरंत उसे सीने से लगाकर दूध पिलाया। जब मैं उसे दूध पिला रही थी तभी राहुल कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी, क्योंकि इससे पहले मैं कभी ऐसी हालत में उसके सामने नहीं आई थी। उसने भी मुझे देखकर गर्दन नीचे झुका ली। राहुल और मेरे जो हालत थे कब ठीक होंगे ये हम दोनों को कभी नहीं मालूम था। ऐसे ही कुछ दिन यूं ही गुजर गए। राहुल मेरे बच्चे को खूब प्यार करता, उसके लिए नए नए खिलौने भी लेकर आता। राहुल मेरे बेटे को पूरा एक पिता जैसा प्यार दे रहा था, लेकिन मेरे और उसके बीच अभी कोई रिश्ता नहीं जुड़ा था। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खटक लगी थी। एक रात मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे तेज़ बुखार था। तभी मेरा बेटा भी खूब ज़ोरों से रोने लगा। मैं जब उसे अपना दूध पिलाने लगी तो राहुल मेरे सर पर आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर मुझे बड़ी ही शर्म आई। मुझे उसकी नज़र ठीक नहीं लग रही थी कि तभी वे कुछ कहने ही जाने वाला था कि मैंने उसे गुस्से से गलत बोल दिया। लेकिन आज जो राहुल ने मुझे बोला वे सुनकर मैं चौंक गई। वे मुझे कहने लगा, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बस इतना ही कहने आया था कि तुम्हें तेज बुखार है और तुम बीमारी में बच्चे को दूध मत दो, नहीं तो बच्चे पर भी असर पड़ेगा। ये सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि राहुल ठीक कह रहा था। मैंने तुरंत अपने बेटे को सीने से दूर किया और जब मैं राहुल से बात करने ही वाली थी तो राहुल गुस्से से कमरे से जा चुका था। मेरे और राहुल की दूरियां और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन राहुल की आज इस बात से इतना तो पता लग गया कि उसे मेरे बेटे से मोहब्बत है। राहुल और मेरे रिश्ते को पूरे 1 महीने गुजर चुके थे। हम दोनों अभी भी कमरे में रहकर भी अलग अलग सोते थे। राहुल अक्सर सोफे पर ही सोता था और मैं और मेरा बेटा बिस्तर पर सोते थे। एक दिन सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बहू क्या राहुल और तुम खुश हो इस शादी से? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर वे मुझसे कहने लगी, क्या तुम दोनों के बीच में रिश्ता बन गया है? मैं सास की बात का मतलब अच्छे से समझ गई थी। वे मुझसे क्या पूछना चाह रही थी मैं अच्छे से जानती थी। मैंने भी
चुपचाप गर्दन झुकाकर ना में सर हिला दिया। वे सुनकर सास कहने लगी कि तुम्हारी शादी को पूरे 1 महीने गुजर चुके हैं और तुम्हारे बीच अभी तक वे नहीं हुआ। मुझे लगा था कि शायद राहुल शादी करने के बाद खुद ब खुद, ये मेरी ही गलतफहमी है। सास कहने लगी, बेटी हो सके तो तुम खुद राहुल से बात करो, शायद वे तुम्हारी बात को समझ सके, क्योंकि अब तुम दोनों को ही अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। ये सुनकर मुझे भी लगा सास जो कह रही है वे ठीक ही कह रही है। इसी वजह से मैं रात को कमरे में बैठकर राहुल का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। जब राहुल कमरे में आया तो मुझे देखकर वे चौंक गया। मैंने उससे कहा कि राहुल, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। वे सुनकर कहने लगा कि बोलो, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। मैंने कहा कि कब तक यूं ही चलता रहेगा? कब तक तुम मुझसे दूर भागते रहोगे? हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो चुके हैं। हमारे बीच पति पत्नी वाली बात नहीं है। ये बात सुनते ही राहुल गुस्से में आ गया और मुझसे कहने लगा, मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के कहने पर की है। लेकिन मैं राहुल का हाथ पकड़कर उसको समझाने की कोशिश करने ही वाली थी कि उसने मेरा ज़ोर से हाथ झटका दिया और कहा कि तुम कभी आइंदा मुझे हाथ लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। मैंने ये शादी करके सिर्फ अपने भाई के बेटे को ही अपनाया है। मैं उसको बाप का प्यार दूंगा, लेकिन मैं इस रिश्ते पर कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये कहकर वे गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। मेरे और राहुल की बातें शायद मेरी सास ने भी सुन ली थी, क्योंकि वे मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। उन्होंने तुरंत राहुल का हाथ पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। फिर दोनों माँ बेटे के बीच क्या बातें हुई मुझे कुछ मालूम नहीं है। मैं तो कमरे में ही रहकर आंसू बहा रही थी। मेरी जिंदगी जिस मोड़ पर ले आई थी मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। अब मैंने सोच भी लिया था कि मैं अब और आंसू नहीं बहाऊंगी। मैं और राहुल से तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। मैं अपने बच्चे को खुद ही पाल लूंगी। मुझे पता था कि ये फैसला मेरी ज़िंदगी में बहुत ही मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुझे ये करना ही पड़ेगा। आंखों में आंसू लिए कमरे में बैठी रो रही थी। कब रात के 3:30 बज गए मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। जब राहुल कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने उसे तुरंत कहा कि कल हम दोनों एक दूसरे को तलाक दे देंगे। तुम्हें भी इस बोझ के साथ ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन ये सुनकर वे मेरे सामने पैरों पर आकर गिर गया और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। समझ में नहीं आ रहा था कि राहुल को अचानक क्या हो गया है। राहुल के पीछे ही मैंने अपनी सास को भी खड़ा पाया। राहुल की माँ ने भी मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि बेटी, तुम एक बार राहुल को एक मौका ज़रूर दो। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ अब तक जो बर्ताव शुरू किया था, मैं उसके लिए तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मेरी शादी जिन हालातों में हुई है वे मैं ही जान सकता हूँ। माँ ने मुझे पहले तुमसे शादी करने के बारे में नहीं कहा था। अगर वे मुझे पहले कहती तो शायद मैं अपने आप को राजी कर लेता। अब तुम मेरे भाई की बीवी हो, मुझे तुम्हें अपनाने में भी कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। पर तुम इस रिश्ते को ख़त्म मत करो। ये कहकर राहुल खूब ज़ोरों से रोने लगा। वे कहने लगा, अगर भाई आज जिंदा होते तो शायद हम सब अपनी ज़िंदगी में खुश रहते। अमन का नाम सुनते ही मेरी भी आंखों से आंसू आने लगे। मैं राहुल को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन तुम तो मुझसे बात भी नहीं करते। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को कैसे समझेंगे? तुमने हमारे बीच की एक दीवार खड़ी करके रखी है। ये कहकर मेरी सास भी मेरी तरफ देख रही थी। वे कहने लगी, बहू, मैं आखिरी बार तुमसे भीख मांग रही हूँ, लेकिन अमन की आखिरी निशानी तुम्हारे पास है। मैं उसको नहीं खोना चाहती और मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम दोनों भी पति पत्नी की तरह अपने रिश्ते को आगे बढ़ाओ और अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ये कहकर सास अपने कमरे में चली आई और फिर राहुल और मैं एक ही बिस्तर पर सो गए। लेकिन हमारे बीच वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब राहुल का रवैया दिन ब दिन बदलता जा रहा था, क्योंकि वे मुझसे हमेशा बातें करता था। वे मेरे बेटे को भी अच्छे से ख्याल रखता। धीरे धीरे मेरे और राहुल अब करीब आने लगे। एक दिन राहुल मुझे बाहर घुमाने के लिए लेकर गया। जब मैं राहुल की बाइक पर बैठी तो मुझे बड़ी ही हिचकिचाहट हो रही थी, क्योंकि मैं पहली बार राहुल की बाइक के पीछे बैठ रही थी। जब भी वे बाइक थोड़ी तेज चलाता तो अचानक ही कस के ब्रेक लगा देता, जिससे मैं टकराकर उसके बदन के
जा लगती। मुझे लगा कि ये राहुल जानबूझकर ही कर रहा है। जब मैंने शीशों से उसे देखा तो राहुल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखी। मुझे भी अब समझ में आ गया कि इसी वजह से मैंने राहुल को पीछे से कसकर पकड़ लिया। अब राहुल बहुत ही खुश था। इसी तरह घूमते-घूमते हमें रात हो गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो घर में कोई भी नहीं था। मुझे अपने बच्चे की चिंता सताने लगी। इसी वजह से मैं दौड़कर अपने कमरे की तरफ भागी। राहुल मुझे पीछे से आवाज़ दे रहा था कि तुम इधर चली गई, लेकिन मुझे अपने बच्चे की आहट भी नहीं महसूस हो रही थी। इसी वजह से मैं परेशान होकर भागती हुई अपने कमरे में गई। कमरे में जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो कमरे का हाल देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि कमरा पूरे तरीके से फूलों से सजा दिया गया था। ये कमरा नहीं सुहागरात वाला कमरा लग रहा था। राहुल भागते हुए पीछे आकर खड़ा हुआ। वे कहने लगा, तुम तो इतनी तेज भाग रही हो जैसे कुछ गजब हो गया हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन तुम तो अकेले ही दौड़ती हुई आ गई। ये सुनकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई और राहुल भी हंसने लगा। फिर हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर कमरे के अंदर दाखिल हुए। आज की रात बड़ी ही गजब होने वाली थी, क्योंकि आज की रात राहुल मुझ पर खूब प्यार लुटाने वाला था। राहुल ने मुझे बताया कि आज वे जानबूझकर मुझे घर से बाहर लेकर गया था, ताकि वे घर पर ये सब सरप्राइज प्लान कर सके। राहुल के मुंह से ये सुनकर तो मैं बहुत खुश हुई। इसका मतलब वे जानबूझकर मुझे घर से बाहर लेकर गया था, ताकि मेरे पीठ पीछे ये सब कर सके। मैंने उनसे पूछा कि माँ और बेटा कहाँ हैं, तो वे कहने लगे कि तुम उनकी भी चिंता मत करो, वे तो बगल वाले के घर गई हैं। आज रात के लिए रहने के लिए गई हैं, वे सुबह तक आ जाएंगे। ये सुनकर मेरे दिल को राहत मिली। अब मैं की नशीली आंखों से देखने लगा, मतलब समझ रही थी वे धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था, लेकिन मैं उसे धक्का देकर दूर भाग गई। हमारी शादी को पूरे 2 महीने हो चुके थे। वे 2 महीने बाद हमारे बीच वे सब होने वाला था। मेरी धड़कनें अब तेज बढ़ रही थी। राहुल ने अपने पॉकेट से एक अंगूठी निकाली और वे अंगूठी उसने मेरे हाथों में पहना दी। फिर उसने अपने प्यार का भी इजहार किया और कहने लगा कि मैं इसी रिश्ते को थोड़ी देर से ही सही पर आगे पूरा बखूबी निभाऊंगा। तुम्हारी आंखों से कभी आंसू भी नहीं आने दूंगा। तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखो। जो भी तुमने दुख देखे हैं मैं उन सबको भूल जाऊंगा। अब आने वाली जिंदगी की शुरुआत करते हैं। फिर लाइट बंद करके राहुल ने मुझ पर खूब प्यार लुटाया। आज की रात कहर बरसाने वाली रात थी। राहुल ने जो मेरी हालत कर दी थी वे कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। राहुल ने मुझे और मेरे बेटे को पूरे दिल से अपनाया और रिश्ते को भी आगे बढ़ाया। मेरी शादी को पूरे 1 साल हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी कहानी बेहद पसंद आई होगी।